मैं बचपन में सुरबाला के साथ साथ पाठशाला जाता और आंख मिचौनी भी उसके साथ खेलता था। अक्सर उसके घर जाया करता था। सुरबाला की माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। किसी किसी दिन वे हम दोनों को एक साथ खड़ा करके निरख निरख कर देखती थी और आपसी बातचीत में कहती, देखो दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। मैं जब छोटा ज़रूर था, पर उनकी इस बात के अर्थ को समझने में मैंने कोई गलती की हो ऐसा नहीं जान पड़ता। कारण बचपन ही से मेरे मन में यह धारणा जम कर बैठ गई थी कि सुरबाला पर दूसरों की अपेक्षा मेरा कुछ विशेष अधिकार है। इस विशेषाधिकार के नशे में आकर मैंने उस पर रौब तो जमाया ही और अन्याय भी किया हो तो आश्चर्य की बात नहीं। किंतु सुरबाला की तरफ से इतना तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि उसने काफ़ी सहनशील बनकर मेरी सब तरह की आज्ञाओं का जितना हो सका उतना पालन किया और न करने पर मैंने जो सजा दी उसे स्वीकार भी किया। मोहल्ले में उसके रूप की सब कोई तारीफ किया करते थे, किंतु मुझ जैसे आवारा और हुड़दंग लड़के की निगाह में उस सुंदरता की कोई खास कीमत नहीं थी। मैं समझता था कि सुरबाला तो सिर्फ मेरा प्रभुत्व मानने के लिए अपने बाप के घर पैदा हुई है, लिहाजा मेरे लिए वो खास तौर से उपेक्षा की वस्तु है। मेरे पिता गांव के जमींदार चौधरियों के यहाँ नायब थे। उनकी इच्छा थी कि लिखाई में मेरा हाथ सज जाने पर मुझे वे जमींदारी के सरिश्ते का काम सिखाकर कहीं पर गुमाश्ते के काम पर लगा देंगे, पर मैं उनकी इस बात से मन ही मन परेशान था। हमारे मोहल्ले का नील रतन जैसे कलकत्ता भागकर वहाँ पढ़ लिख कर कलेक्टर साहब के नीचे नाजिर बन गया था, मेरे जीवन का लक्ष्य भी लगभग कुछ वैसा ही था, यानी बहुत ऊंचा था। अगर कलेक्टर का नाजिर ना भी बन सका तो कम से कम दूसरी किसी अदालत का हेड क्लर्क तो बनूंगा ही। यह मैंने मन ही मन निश्चय किया हुआ था। मैं बचपन से ही देखता आया हूँ कि मेरे बाप उक्त अदालत जीवियों का बहुत अधिक सम्मान करते थे। तरह तरह के उपलक्ष्यों में मछली, साग, तरकारी, रुपये, पैसे आदि से उनकी अर्चना की जाती थी। वह भी मुझसे छुपा नहीं था। इसलिए अदालत के छोटे से छोटे कर्मचारी, यहाँ तक कि सिपाही, पियादों तक को अपने मन में मैंने खूब इज्जत का आसन दे रखा था। असल में ये हमारे देश के पूज्य देवता हैं। 33 कोटि के छोटे मोटे नए नए संस्करण, जमीन जायदाद संबंधी सिद्धि लाभ के लिए तो स्वयं सिद्धदाता गणेश से भी इन पर लोगों का अंदरूनी विश्वास बहुत अधिक है। इसलिए पहले गणेश जी का जो कुछ हक था, आजकल वह हक इन्हीं को मिला करता है। मैं भी नील रतन के उदाहरण से उमंग में होकर एक दिन मौका पाकर कलकत्ता भाग गया। पहले गांव के एक जान पहचान वाले के यहाँ ठहरा। उसके बाद धीरे धीरे बाप से भी पढ़ाई के लिए कुछ कुछ मदद मिलने लगी और पढ़ाई नियम से होने लगी। इसके अलावा मैं सभा समितियों में भी शामिल हुआ करता था। इस विषय में मैं निसंदेह हो गया था कि देश के लिए सहसा जान दे देने की सख्त ज़रूरत है, किंतु किस तरह यह कठिन काम आसान हो सके यह मुझे नहीं मालूम था और न ही कोई राह दिखाने वाला था। मगर फिर भी मेरे उत्साह में कोई कमी नहीं थी। हम लोग गवई गांव के लड़के थे। कलकत्ता के लड़कों की तरह हम सब बातों को हंसी में उड़ाना नहीं चाहते थे और इसलिए शायद हमारी देशभक्ति बहुत मजबूत थी। हमारी सभा के संचालक गण भाषण दिया करते थे और हम लोग चंदे का खाता लेकर बिना खाए पिए यूं ही धोरी दोपहरी में घर घर भीख मांगते फिरते थे। सड़क के किनारे खड़े होकर विज्ञापन बांटा करते। सभा की जगह में जाकर बेंच चौकी वगैरह लगाते और सभापति के नाम पर अगर कोई कुछ बात कह देता तो हम कमर कस के लड़ने को तैयार हो जाते। शहर के लड़के हमारे इन लक्षणों को देखकर हम लोगों को गांव के गंवार कहने लगे थे। कलकत्ता आया था नाजिर या सरिश्तेदार बनने, पर मेजनी गैरी बाल्डी बनने की तैयारियां करने लगा। इतने में मेरे पिता और सुरबाला के पिता दोनों ही एक दूसरे से सहमत होकर सुरबाला के साथ मेरे ब्याह की तैयारियां करने लगे। मैं 15 वर्ष की उम्र में कलकत्ता भाग आया था और तब सुरबाला की उम्र कुल 8 साल की थी। अब मैं 18 साल का हूँ। पिता की राय है मेरी ब्याह की उम्र लगातार खत्म हो रही है, पर इधर मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली थी कि आजीवन में ब्याह नहीं करूँगा और स्वदेश के लिए मर मिटूंगा। पिता से मैंने कह दिया था पढ़ाई खत्म किए बगैर मैं ब्याह नहीं करूँगा। 2-4 महीने में ही मुझे खबर मिली कि वकील राम लोचन बाबू के साथ सुरबाला का ब्याह हो गया। पतित भारत के लिए मैं तब
चंदा वसूली के काम में मशगूल था, इसलिए खबर मुझे बेहद मामूली सी जान पड़ी। मैं एंट्रेंस में पास हुआ और फर्स्ट ईयर आर्ट्स की परीक्षा देने वाला था। इतने में पिता की मृत्यु हो गई। घर में सिर्फ मैं ही अकेला था। माता और 2 बहनें भी थी, इसलिए काम काज की टोह में घूमना पड़ा। बहुत प्रयास करने के पश्चात मुझे नोआखाली विभाग के एक स्कूल की सेकंड मास्टरिंग मिली। सोचा कि अपने योग्य काम मिल गया। यह भी अच्छा ही हुआ। उपदेश और उत्साह दे देकर विद्यार्थियों को भावी भारत का सेनापति बना दूंगा। मैंने काम शुरू कर दिया। देखा कि भावी भारत के बनिस्बत वहां आने वाली परीक्षा की हड़बड़ी ही बहुत ज़्यादा है। छात्रों को ग्रामर और अलजेब्रा के अलावा बाहर की और कोई बात समझाने से हेडमास्टर नाराज होते हैं, और तब 2 ही महीने के अंदर मेरा उत्साह ठंडा हो गया। हम जैसे प्रतिभाहीन लोग घर बैठे अनेक तरह की कल्पनाएं अपने मन में किया करते हैं, किंतु अंत में कार्य क्षेत्र में उतरने के बाद उनके कंधे पर जब हल रखा जाता है और पीछे मूंछ मरोड़ी जाती है, तब वह सहिष्णुता के साथ सिर झुकाए हुए दिन भर खेत जोतने का काम करते हैं, और इसके फल के रूप में शाम को जो भरपेट भूसा मिल जाता है, उसी में वे संतुष्ट हो जाते हैं। फिर उनमें उछल कूद और उमंग कुछ भी नहीं रह जाती। उन दिनों स्कूल में आग लगने की बहुत आशंका थी, इसलिए एक मास्टर को स्कूल में ही रहना पड़ता था। मैं छड़ीदा आमी था, लिहाजा मेरे ही ऊपर यह भार आ पड़ा। स्कूल से सटा एक छोटा सा मकान था, उसी में मैं रहने लगा। स्कूल कस्बे से बाहर कुछ दूरी पर था, एक बड़े तालाब के किनारे। चारों ओर सुपारी, नारियल और मदार के पेड़ थे, और स्कूल से बिल्कुल मिले हुए 2 बड़े बड़े नीम के पेड़ थे, जिनकी छाया से स्कूल के मास्टर और छात्र लाभ उठाया करते थे। एक बात का उल्लेख करना तो मैं भूल ही गया, और अब तक उसे मैं उल्लेख के योग्य समझता भी न था। यहाँ के सरकारी वकील रामलोचन राय का मकान हमारे स्कूल के नज़दीक ही था, और मुझे यह मालूम था कि उनकी पत्नी मेरे बचपन की सखी सुरबाला भी वहीं रहती है। रामलोचन बाबू के साथ मेरी जान पहचान हो गई। सुरबाला के साथ मेरी बचपन की जान पहचान थी। यह बात रामलोचन बाबू को मालूम थी या नहीं, मैं निश्चित रूप से कह नहीं सकता। मैंने भी उनके इस नए परिचय में इस संबंध में कोई बात करना ठीक नहीं समझा। साथ ही यह बात भी मेरे मन में अच्छी तरह उदय नहीं हुई थी कि सुरबाला का किसी दिन मेरे जीवन के साथ कोई विशेष संबंध था। एक दिन छुट्टी के रोज मैं रामलोचन बाबू के घर पर उनसे मिलने गया। याद नहीं किस विषय में बातचीत चल रही थी, शायद आज के भारत की बुरी हालत के संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे। वे इस विषय में विशेष चिंतित और बेचैन हों ऐसी तो कोई बात नहीं थी, किंतु यह विषय ऐसा है कि तंबाकू पीते पीते इस बारे में 2-1 घंटा बेकार की बातें करते रहो तो आनंद में बीत गया। इतने में बगल के कमरे में से चूड़ियों की जरा मीठी खनखन और कपड़ों की खसखस तथा किसी के कोमल पैरों की जरा कुछ आहट से सुनाई दी। सहसा मेरे दिल को मानो किसी ने सख्त मुट्ठी में दबाकर मसोस दिया, और मेरा दिल किसी अधपके फोड़ी की तरह टीस मारने लगा तथा किसी अनजानी वेदना से बेचैन हो उठा। मैं अपनी झोपड़ी में लौट आया, पर वह दर्द ज्यों का त्यों बना ही रहा। मैं पढ़ता लिखता और भी काम करता, पर मन का वह भाव किसी भी प्रकार दूर न हुआ। मेरा मन सहसा भारी बोझ सा बनकर छाती की नसें पकड़कर ऐसे झूलने लगा कि उसके मारे मैं बेचैन हो उठा। रात को कुछ तसल्ली से सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। मन के भीतर से जवाब आया, तुम्हारी वह सुरबाला कहाँ गई? मैंने उससे कहा, मैंने तो उसे अपनी इच्छा से छोड़ दिया था। मन के भीतर से किसी ने कहा, तब जिसे तुम चाहते ही पा सकते थे, अब अपना सिर दे दे के मारने पर भी तुम्हें उसे एक बार आंखों से देखने तक का अधिकार नहीं मिल सकता। वह बचपन की सुरबाला तुम्हारे कितने ही नज़दीक क्यों न रही हो, पर अब तो उसकी चूड़ियों की झनकार सुनो, उसके जूड़े के मसाले के तेल की खुशबू का अंदाज़ा लगाते रहो, मगर फिर भी बीच में एक दीवार हर हालत में खड़ी ही रहेगी। मैंने कहा, रहने दो, सुरबाला मेरी होती कौन है? जवाब मिला, माना कि वह आज तुम्हारी कोई भी नहीं है, पर अब से पहले तुम्हारी वह क्या नहीं हो सकती थी? बात तो सच है,
सुरबाला मेरी क्या नहीं हो सकती थी, सबसे बढ़कर तो अंतरंग हो सकती थी, सबसे ज़्यादा नज़दीक और घनिष्ठ हो सकती थी, मेरे जीवन के सारे सुख दुखों की साथिन हो सकती थी। पर आज वह इतनी दूर है, इतनी पराई है कि मुझे उसे देखने तक की मनाही है, उससे बात करने में भी दोष है, उसके विषय में विचार करना भी पाप है। और एक रामलोचन नाम का अनजान व्यक्ति अचानक न जाने कहाँ से आ गया और सिर्फ 2-4 रटे रटाए मंत्र पढ़ पढ़ाकर सुरबाला को दुनिया के तथा सभी के पास से क्षण भर में झपट्टा मारकर अलग कर गया। मानव समाज में मैं किसी नई नीति का प्रचार करने नहीं बैठा, न मैं समाज को तोड़ने आया हूँ और न मैं बंधन तोड़ना पसंद करता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने मन के असली भावों को जाहिर करना चाहता हूँ। मेरे मन में जो भाव उठा करते हैं वे क्या सभी विचार करने योग्य होते हैं? पर क्या करूं? रामलोचन के घर में दीवार की ओट में जो सुरबाला खड़ी थी वह रामलोचन की अपेक्षा मेरी ही अधिक थी। यह बात मेरे मन से किसी भी तरह दूर नहीं होती थी। माना कि ऐसा विचार करना बिल्कुल असंगत और बेहद अन्याय से भरा है, पर ऐसा होना मेरे लिए अस्वाभाविक नहीं। मेरा मन अब किसी काम में नहीं लगता। दोपहर के समय जब क्लास के लड़के गुनगुनाकर पढ़ा करते हैं, बाहर जब धूं धूं लू चलती है, गर्म हवा जब नीम की पुष्प मंजरियों की खुशबू बहा लाती है, तब मेरी इच्छा होती है काश मेरा भी कोई सुख दुख बांटने वाला होता। मैं कह सकता हूँ कि भारत की उन भावी आशाओं को, देश की उन होनहार संतानों को स्कूल में उनकी व्याकरण की भूलें बताकर जिंदगी व्यतीत करने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं होती। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर उस सुनसान घर में अकेले मेरा मन नहीं लगता था, और अगर इसी बीच कोई भला मानस मिलने आता तो वह भी नागवार गुजरता था। शाम के वक्त तालाब के किनारे सुपारी और नारियल के पेड़ों की अर्थहीन मरमर की आवाज़ सुनते सुनते मैं सोचने लगता कि मनुष्य समाज एक मुश्किल भुलावे का जाल है। ठीक वक्त पर ठीक काम करने की किसी को याद नहीं रहती, और उसके बाद फिर वह गलत वक्त पर बेठीक वासनाएं लेकर तड़पता रहता है। मुझ जैसा आदमी सुरबाला का पति बनकर बुढ़ापे तक खूब सुख से रह सकता था, और मैं बनने चला था गैरी बाल्डी, और हुआ आखिर एक देहाती स्कूल का सेकंड मास्टर। और रामलोचन एक वकील है, उसके लिए खास तौर से सुरबाला का ही पति बनना कोई खास ज़रूरी नहीं था। ब्याह के एक क्षण पहले तक उसके लिए जैसे सुरबाला थी वैसी ही बहुशंकरी, और वही रामलोचन आज बगैर कुछ सोचे समझे सुरबाला के साथ ब्याह करके सरकारी वकील बनकर मज़े से रुपये पैदा कर रहा है। जिस दिन दूध में ज़रा धुएं की बदबू आती है उस दिन सुरबाला को डांट देता है, और जिस दिन मन खुश रहता है उस दिन सुनार को बुलवाकर सुरबाला के लिए गहने बनवा देता है। खूब मोटा ताजा है, अचकन पहनता है, उसे किसी तरह का असंतोष नहीं है। वह तालाब के किनारे बैठकर आसमान के तारे गिन गिन कर हाय तौबा करके रात नहीं बिताता। रामलोचन किसी भारी मुकदमे के काम से कहीं बाहर गया था। स्कूल के मकान में जैसे मैं अकेला था, उस दिन सुरबाला के घर में खुद भी शायद वह अकेली ही थी। याद है उस दिन सोमवार था, सवेरे के बादल हो रहे थे। करीब 10 बजे से टप टप मेघ बरसने लगे। बादलों की हालत देखकर हेडमास्टर ने स्कूल को जल्दी बंद करवा दिया। काले बादलों के टुकड़े मानो किसी एक महा आयोजन के लिए तमाम आकाश में दिन भर इधर से उधर दौड़ धूप करते रहे। उसके दूसरे दिन शाम को मूसलाधार वर्षा और साथ साथ आंधी भी शुरू हुई। जितनी रात बीतने लगी वर्षा और आंधी का वेग उतना ही बढ़ता गया। पहले पुरवैया हवा चलती रही, फिर लगातार उत्तर और उत्तर पूर्व की हवा चलने लगी। ऐसी रात में सोने का प्रयास करना बेकार है। अचानक याद उठाई कि आज की रात में ऐसी आधी मेघ में सुरबाला घर में अकेली होगी। हमारा स्कूल वाला घर उसके घर से कहीं मजबूत है। मैंने कितनी ही बार सोचा कि उसे मैं स्कूल वाले घर में बुला लूं और मैं तालाब के किनारे रात बिताऊं, किंतु किसी भी तरह मन को स्थिर न कर सका। रात के करीब 1:30-2 बजे होंगे। अचानक बाढ़ आने का शब्द सुनाई दिया, मानो समुद्र दौड़ा आ रहा हो। मैं घर से बाहर निकल पड़ा और सुरबाला के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में तालाब की मेड़ थी, वहां तक पहुंचने में घुटनों तक पानी पड़ा। मैंने मेड़ के ऊपर चढ़कर देखा तो वहां एक और लहर आ खड़ी हुई। हमारे तालाब की मेड़ का कुछ हिस्सा लगभग 11 हाथ ऊंचा होगा।
मेड़ पर जिस वक्त मैं चढ़ने लगा, ठीक उसी समय दूसरी तरफ से एक और आदमी चढ़ा। वह आदमी कौन था, यह मेरी संपूर्ण अंतरात्मा ने जान लिया। इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं। शेष सब कुछ पानी में डूब चुका था। केवल हम ही दोनों जने उस 5-6 हाथ के द्वीप पर आकर खड़े हो गए थे। तब भयानक प्रलय का समय था। आसमान में तारों का भी उजाला न था। संसार के सारे दीप बुझ चुके थे। तब एक आध बात कर लेने में भी कोई हानि नहीं थी, पर एक भी बात किसी के मुंह से न निकली। किसी ने कुशल तक न पूछी। हम दोनों जने सिर्फ अंधेरी की तरफ देखते रहे। तब भी पाँव के नीचे से घोर काले रंग का मतवाला मौत का सोता गरजता हुआ बहता रहा। आज सारी दुनिया को छोड़कर सुरबाला मेरे पास खड़ी हुई है। आज मेरे सिवा सुरबाला का इस दुनिया में कोई और नहीं है। एक दिन बचपन की वह सुरबाला न जाने किस जन्म जन्मांतर से, किस पुराने रहस्य भरे अंधेरे से बहकर इस सूरज और चाँद से रोशन लोगों से भरी हुई धरती पर मेरे पास आ गई थी। और आज कितने ही दिनों बाद उसी लोगों से भरी उजली धरती को छोड़कर इस भयानक सुनसान प्रलय के अंधेरे में वह अकेली मेरे ही पास आ खड़ी हुई है। जन्म के स्रोत ने जिस नई कली को मेरे पास लापटका था, आज मृत्यु स्रोत उसी खिले फूल को मेरे पास ही ले आया है। अब सिर्फ एक और लहर आते ही पृथ्वी के इस टुकड़े से विचो के इस डंठल से टूटकर हम दोनों एक हो जाएंगे। वह लहर न आवे, अपने पति, पुत्र, धन, परिवार को लेकर सुरबाला युगों तक सुख से रहे। मैंने इसी एक रात में महाप्रलय के तट पर खड़े खड़े असीम आनंद का मजा पा लिया है। रात करीब खत्म हो गई है। आंधी थम गई है। पानी घट गया है। सुरबाला बगैर कुछ बोले चाले चुपचाप घर की ओर चल दी और मैं भी उससे बिना कुछ कहे सुने चुपके से अपने घर लौट आया। सोचने लगा, मैं नाजिर भी न हुआ, सरिश्तेदार भी न हुआ, गैरी बाल्डी भी न हुआ। मैं एक टूटे फूटे स्कूल का सेकंड मास्टर हूँ। मेरे इस सारे जीवन में सिर्फ एक क्षण के लिए एक अनंत रात का उदय हुआ था। मेरे आयु के संपूर्ण दिनों में सिर्फ यही एक रात मेरे इस मामूली जीवन की अकेली चरम सार्थकता है।